Again, welcome back to another video lecture of relation and function. In previous video, we completed exercise 2.3 based on function, domain and range. Today, we will see exercise 2. So, without any further delays, let's get quickly started. About question number 1, the relation f is defined by fx equal to x square if and only if 0 less or equal x less or equal 3, fx equal to 3x if and only if 3 less or equal x less or equal 10. Another relation g is defined by gx equal to x square if and only if 0 less or equal x less or equal to 3x if and only if 2 less or equal x less or equal to 10. Show that f is a function, g is not a function. Okay? So students, first of all आपको फंक्शन का डेफिनेशन पता होना चाहिए. फंक्शन का डेफिनेशन कुछ ऐसा होता है कि if f from a to b is a function if and only if f from a to b is a function if and only if each and every element of set a, each and every element of set a has one and only one image in set b, then f from a to b is called a function. That means उसका डेफिनेशन कुछ ऐसा होगा कि समझ लो कि सेट a, सेट b, f from a to b ये फंक्शन होगा if and only if जब सेट a का हर एक एलिमेंट, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं एलिमेंट कुछ लेता हूं a b c d e, सेट b में एलिमेंट मैं सिलेक्ट करता हूं 1 2 3 4 5 6 7, दैट्स इट. ओके, तो सेट a का हर एक एलिमेंट, सेट a का हर एक एलिमेंट का इमेज सेट b में वन एंड ओनली वन होना चाहिए. यानी स्मॉल a किसी एक के साथ ही एसोसिएट होना चाहिए, लाइक दिस 2. स्मॉल b किसी एक के साथ एसोसिएट होना चाहिए, फिर चाहे वो 1 हो चाहे 2 हो, ये भी हो सकता है. ठीक है, 1 के साथ एसोसिएटेड, स्मॉल c 2 के साथ एसोसिएटेड. तो आप देख सकते हो c का इमेज यूनिक है, c का इमेज यूनिक है. c का इमेज क्या है 2, e का इमेज क्या है 2, दोनों का इमेज यूनिक है. ओके, तो हर एक एलिमेंट का इमेज एक क्यों होना चाहिए, b का इमेज 3, e का इमेज 4. सो दिस रिलेशन f फ्रॉम a to b इज कॉल्ड अ फंक्शन. तो ये क्या हो गया, इट इज अ फंक्शन. ऑलराइट, तो फंक्शन का डेफिनेशन आपको पता चल गया कि f फ्रॉम a to b यानी फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट, फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट का इमेज यूनिक होना चाहिए सेकंड सेट में, तब वो रिलेशन f फ्रॉम a to b को हम फंक्शन मान लेंगे. ठीक है, समझ में आ गया. तो बस हमको यही डेफिनेशन यहां पे फिट करना है. तो आप देख सकते हो f का कुछ फंक्शन दिया है. द रिलेशन f इज डिफाइंड बाय fx इक्वल टू दिस वन. सो फॉर रिलेशन fx इज मल्टीपल वैल्यू फंक्शन के x की वैल्यू आप 0 लेस और इक्वल x लेस और इक्वल 3 लोगे तो उसका आंसर x स्क्वायर, एंड 3 लेस और इक्वल x लेस और इक्वल 10 लोगे तो उसका आंसर होगा 3x. तो भाई हमको ये देखना है कि fx में जो 0 लेस और इक्वल x लेस और इक्वल 3x की वैल्यू आपको दी है उसका इमेज यूनिक होना चाहिए, किसी का इमेज 2 नहीं आना चाहिए. आप देख सकते हैं हर एक एलिमेंट का इमेज यूनिक होना चाहिए. ठीक है ना. तो 0 से लेकर 3 में आप कोई भी नंबर ले लो, 0 से लेकर 3 में आप कोई भी नंबर ले लो तो उसका स्क्वायर क्या होगा, 0 लोगे तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, 1 लोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 लोगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा. यानी इमेज यूनिक ही है. सो 0 लेस और इक्वल x लेस और इक्वल 3 में x स्क्वायर का इमेज यूनिक होगा. ओके, यानी 1 एंड ओनली 1 होगा. तो भाई हमारी फर्स्ट डेफिनेशन तो फुलफिल होती है. ठीक है ना. यानी 0 से लेकर 3 में कोई भी नंबर लोगे तो उसका आंसर यूनिक होना चाहिए, 1 एंड ओनली 1 होना चाहिए. ओके, और दूसरी वैल्यू आपको दी है 3 लेस और इक्वल x लेस और इक्वल 10. तो 3 to 10 में से आप कोई भी नंबर लोगे तो 3x का आंसर 3 लोगे तो 9 होगा, 4 लोगे तो 12 होगा, 5 लोगे तो 15 होगा, 6 लोगे तो 18 होगा. यानी इसका इमेज भी यूनिक है. ओके, इसका इमेज भी यूनिक है. अभी हमको ये देखना है कि ये जो नंबर सेम आ रहा है 3, तो इसका इमेज
एक ही होना चाहिए। अगर समझ लो कि x इक्वल टू 3 के पास फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू 3 एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू 3 एफ एक्स इक्वल टू 3x है, यानी फंक्शन चेंज हो गया। x इक्वल टू 3 के पास फंक्शन चेंज हो गया। अभी हमको ये देखना है कि ये दो x इक्वल टू 3 के पास दोनों की वैल्यूज अगर डिफरेंट होगी, दोनों की अगर वैल्यूज डिफरेंट होगी, फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 3 के पास समझ लो कि इसमें कुछ 4 आया और इसमें कुछ 9 आया, तो 3 की दो इमेज हो गई, तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। तो अभी हमको ये देखना है कि x इक्वल टू 3 के पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का आंसर क्या होता है। तो x इक्वल टू 3 के पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंप्लाइज दैन एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या होता है, 9 होता है। तो यहाँ पे एक वैल्यू मुझको मिली 9 और यहाँ पे x इक्वल टू 3 में लगाऊंगा, तो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 3 सा 9, तो यहाँ पे भी 9 है। यानी x इक्वल टू 3 के पास भी एक ही इमेज पॉसिबल है। ओके, यानी x इक्वल टू 3 के पास भी एक ही इमेज पॉसिबल है, 0 से लेकर 3 में एक ही इमेज पॉसिबल है, 3 से लेकर 10 में एक ही इमेज पॉसिबल है। ओके, तो उसका फिगर कुछ ऐसा होगा, समथिंग लाइक दैट 0 1 2 4 5 6 ओके अप टू 10, समझ लो कुछ ऐसा है। तो हर एक की इमेज एक ही होगी। समथिंग लाइक दैट 0, यानी इसमें क्या होगा 0, 1 होगा तो 1, 2 होगा तो 4, 3 होगा तो 9, 4 होगा यानी इसमें रखना है। 4 में क्या होगा 12, 5 में क्या होगा 15, 6 में क्या होगा 18, 7 में क्या होगा 21, 8 में क्या होगा 24, 9 में क्या होगा 27, 10 में क्या होगा 30। तो आप देख सकते हो सेट ए, सेट बी, सेट ए में हर एक एलिमेंट ले लो, सेट ए में हर एक एलिमेंट ले लो, उसका सेट बी में इमेज 1 एंड ओनली 1 है। तो यस, हम बोल सकते हैं दिस फंक्शन एफ इज अ फंक्शन। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, according to definition of function, f is a function. Alright, समझ में आ रहा है बच्चों परफेक्टली? ओके, अभी यही रिलेशन जी दिया है आपको। ओके, फॉर रिलेशन जी gx is defined, चलो पहले एक्स स्क्वायर, जब x की वैल्यू 0 लेसर इक्वल x लेसर इक्वल 2 है। दूसरा 3x, जब 2 लेसर इक्वल x लेसर इक्वल 10 है। अभी हमको एग्जैक्टली ऐसा ही सोचना है कि भाई 0 से लेकर 2 में कोई भी नंबर हो, 0 से लेकर 2 में कोई भी नंबर हो, तो उसका इमेज एक्स स्क्वायर ये यूनिक ही होगा। 0 का स्क्वायर 0 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, यानी वो सिंगल वैल्यू देता है, ठीक है ना। तो एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर इज अ यूनिक इमेज। ओके, 3x 2 से लेके 10 में से आप कोई भी नंबर दो, तो उसका इमेज भी क्या होगा, यूनिक इमेज। ऑलराइट, लेकिन x इक्वल टू 2 के पास, x इक्वल टू 2 के पास दो फंक्शन है। ओके, एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2 gx इज इक्वल टू एक बार एक्स स्क्वायर है। ओके, एंड दूसरा एट x इक्वल टू 2 gx इक्वल टू यहाँ पे 3x है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 के लिए फंक्शन x स्क्वायर है, यहाँ पे 2 के लिए फंक्शन 3x है। तो हम g ऑफ 2 की वैल्यू डिफाइन करते हैं। यहाँ पे x इक्वल टू 2 रखोगे तो g2 इज इक्वल 4 होगा, यहाँ पे x इक्वल टू 2 रखोगे तो g2 इज इक्वल 6 होगा। दैट मीन्स अगर यही चीज हम वेन डायग्राम से देखेंगे, ये समझ लो कि सेट ए सेट बी, x इक्वल टू 2 दोनों में कॉमन है, तो भाई फर्स्ट फंक्शन के लिए उसकी वैल्यू हो रही है 4 और सेकंड फंक्शन के लिए उसकी वैल्यू हो रही है 6। तो यहां पे आप देख सकते हो दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। फंक्शन की डेफिनेशन में कुछ ऐसा हमने सीखा था कि सेट ए का हर एक नंबर, सेट ए का हर एक एलिमेंट
कि सिंगल इमेज होना चाहिए, लेकिन यहां पे तो इमेज ऑफ 2, 4 एंड 6 है, सो वो कॉन्ट्रडिक्ट करता है, ठीक है ना। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, we can say that g is not a function. g is not a function. Alright, समझ में आ रहा है? Okay, अंडरस्टैंडिंग टाइप का क्वेश्चन है। ओके, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो बच्चों। क्वेश्चन 2, if fx equal to x square, then find the value of f1.1 minus f1 divided by 1.1 minus 1 is equations। अब हमको क्या करना है, पहले f1.1 फाइंड आउट करना है, f1 फाइंड आउट करना है, फिर इसमें हम वैल्यू रख देंगे, ठीक है ना। सो यहां पे गिवन फंक्शन गिवन दैट fx is equal to x square, सो उस पर से f1.1 की वैल्यू मुझको क्या मिलेगी, 1.1 स्क्वायर, ठीक है ना। f1.1 इज इक्वल टू x के बदले 1.1 रख दो, तो 1.1 स्क्वायर, इट्स 1.21। ऑलराइट, ऑल्सो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या मिलेगी, अभी x की वैल्यू मुझको 1 रखना है, तो 1 स्क्वायर वो होता है 1। नाउ f1.1 माइनस f1 डिवाइडेड बाई 1.1 माइनस 1, ठीक है। f1.1 की वैल्यू 1.21 माइनस 1 बाई 1.1 माइनस 1, ओके। चलो 1.21 माइनस 1 इट्स 0.21 डिवाइडेड बाई 1.1 माइनस 1 इट्स 0.1। ऑलराइट, चलो इसका अभी हम कैलकुलेशन करेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, 21/100 1/10, तो एक 10 कट हो जाएगा, तो 21/10 आएगा। सो 21/10 दैट मीन्स 2.1। सो आवर फाइनल आंसर इज ओके। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन। ओके, पहले तो डोमेन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। डोमेन का मीनिंग कुछ ऐसा होता है कि x के जो वैल्यू के लिए, समझना, x की जो वैल्यू के लिए fx डिफाइन होता है, वो ऑल वैल्यूज को हम डोमेन बोलेंगे, x की वो ऑल वैल्यूज को हम डोमेन बोलेंगे, ठीक है। यानी डोमेन यानी वैल्यूज ऑफ x whereas fx इज डिफाइंड, वैल्यू ऑफ x whereas fx इज डिफाइंड, उसको हम बोलेंगे डोमेन, ठीक है। तो अभी हमको ये देखना है कि fx कौन सी वैल्यू के लिए डिफाइन होता है, कौन सी वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है। तो यहां पे fx को आप देख सकते हो, वो हो गया रैशनल फंक्शंस। हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन देखा था, उसमें रैशनल फंक्शंस का डेफिनेशन कुछ ऐसा होता था कि अगर fx का लो gx by hx टाइप का हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टाइप का हो, वेयर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए। तो आप देख सकते हो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन, तो fx हमारा हो गया रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन डिफाइन कब होता है, इफ एंड ओनली इफ डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, ओके। तो यहां पे हम fx is equal to x square plus 2x plus 1 divided by x square minus 8x plus 12 is defined if and only if x square minus 8x plus 12 is not equal to 0। समझ में आ रहा है? fx डिफाइन कब होगा, अभी fx डिफाइन का हमको क्या काम है, तो हमको डोमेन फाइंड आउट करना है। डोमेन यानी x की वो वैल्यू जहां पे fx डिफाइन हो। तो पहले मुझको ये देखना है कि fx डिफाइन कौन सी वैल्यू पे होता है, तो जब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होगा तब भी fx डिफाइन होगा, ठीक है। तो इस पर से मुझको x की कौन सी वैल्यू नहीं लेनी है वो मिलेगा, ठीक है। तो अभी काम करता हूं, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज नॉट इक्वल टू 0 के बदले मैं x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 लेता हूं, तो मुझको पता है कि fx वो वैल्यू पे नॉट डिफाइन होगा, ठीक है ना। सो नाउ x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 में लूंगा, तो उसके फैक्टर से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इसका फैक्टर क्या होगा, x स्क्वायर 6 टू माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू एंड लास्ट टू, x कॉमन x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन x माइनस 6, चलो x माइनस 6 एंटायर कॉमन, तो इस पर से x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो उस पर से x की वैल्यू मुझको मिली 6 और x की वैल्यू मुझको मिली 2।
तो यहां पे फिर से देखो, जब डिनोमिनेटर 0 होगा तब ये वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर अगर 0 नहीं होगा तो मैं ये वैल्यू नहीं ले सकता हूं, समझ में आ रहा है। तो फाइनली मैं यहां पे क्या लिखूंगा, एट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 6, ओके, एट x इक्वल टू 2 और 6, एट x इक्वल टू 2 और एट x इक्वल टू 6, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ओके, implies that fx is not defined, समझ में आ रहा है। तो x2 और x6 के पास fx नॉट डिफाइंड मिल रहा है, लेकिन मुझको तो fx डिफाइन करना हो, तो फाइनली हम क्या लेंगे, therefore fx is defined if and only if x is not equal to 2, x is not equal to 6, that is for all x equal to, चलो r में से कोई भी नंबर ले लो, सिर्फ 2 and 6 को छोड़ के, ओके। सो fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस, उसमें से मुझको 2 नहीं लेना है, 6 नहीं लेना है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस 2, 6 सच दैट fx इज डिफाइंड, ओके। तो x की जो वैल्यू मुझको मिली fx डिफाइंड होने पर, तो वो हो गया डोमेन, दैट वाज डोमेन ऑफ fx इज r माइनस 2, 6, यानी r में से सिर्फ 2 and 6 को छोड़ के, 2 and 6 को छोड़ के जो वैल्यू मिलेगी वो सभी वैल्यू उसका डोमेन हो गया, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन। रियल फंक्शन यानी x की पॉसिबल वैल्यू हमको बिगेस्ट सेट रियल नंबर में से ही लेना है, r तक ही हमको जाना है, ठीक है। f डिफाइंड बाय fx इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। तो रियल फंक्शंस दिया है आपको, यानी x की मैक्सिमम वैल्यू मुझको r में से सिलेक्ट करनी है। तो fx स्क्वायर रूट x माइनस 1 का मुझको पहले डोमेन फाइंड आउट करना है। डोमेन का मीनिंग क्या होता है कि x की जो वैल्यू के लिए, x की जितनी वैल्यू के लिए fx डिफाइन होता है, तो x की वो वैल्यू का सेट को हम बोलेंगे डोमेन। एंड रेंज का मीनिंग होता है कि x की जो वैल्यू के लिए fx की जितनी वैल्यू मिलेगी, fx की जितनी वैल्यू मिलेगी, तो वैल्यूज ऑफ fx इट्स कॉल्ड अ रेंज, ओके। यानी x की वैल्यू को मैं डोमेन बोलूंगा एंड fx की वैल्यू को मैं रेंज बोलूंगा, ठीक है। तो पहले हम डोमेन फाइंड आउट करते हैं। तो फॉर डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन, तो यहां पे fx स्क्वायर रूट x माइनस 1 दिया है। सो हियर fx इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इज डिफाइंड इफ एंड ओनली, चलो fx डिफाइंड कौन सी वैल्यू पे होगा, यहां पे fx स्क्वायर रूट x माइनस 1 है, तो हमको पता है कि स्क्वायर रूट में जो कोई नंबर आप लोगे वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यानी पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0 होगा तब भी स्क्वायर रूट डिफाइंड होगा। स्क्वायर रूट में अगर नेगेटिव नंबर आ गया, स्क्वायर रूट में अगर नेगेटिव नंबर आ गया तो वो fx डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये डिफाइंड कब होगा, जब x माइनस 1 का आंसर नॉन नेगेटिव होगा, इट्स अ नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0, ओके, तब भी x माइनस 1 तब भी fx डिफाइंड होगा, ठीक है। तो x की मुझको ये वैल्यू मिली, उस पर से x इज ग्रेटर इक्वल टू 1 मिल गया, x ग्रेटर इक्वल टू 1 उसका मीनिंग होगा x बिलोंग्स टू, ओके, x बिलोंग्स टू क्लोज 1 टू इंफिनिटी, यानी fx डिफाइंड इफ एंड ओनली x बिलोंग्स टू दिस वन, ओके। तो x की वो वैल्यू का सेट को हम बोलेंगे डोमेन, दैट मींस डोमेन ऑफ फंक्शन, दैट मींस डोमेन ऑफ फंक्शन, इसको मैं df भी लिख सकता हूं, सिंपल। डोमेन ऑफ फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, क्लोज 1 टू इंफिनिटी, ऑलराइट। कंप्लीट। अभी हम रेंज फाइंड आउट करेंगे फॉर
रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन यानी डोमेन ऑफ फंक्शन की वैल्यू क्या है, डोमेन ऑफ फंक्शन यानी एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की जो वैल्यूज मिलेगी उसका सेट को हम बोलेंगे रेंज ऑफ फंक्शन, यानी मुझको डोमेन से स्टार्ट करना है। सो हियर डोमेन ऑफ एफ हमको मिल रहा है 1 to इंफिनिटी, डोमेन ऑफ एफ यानी एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू मुझको लेना है 1 to इंफिनिटी में से, इसका मीनिंग होगा 1 लेस और इक्वल एक्स, लेस इंफिनिटी से इंफिनिटी तो ऑलवेज लेस देन आता है, इक्वल टू नहीं आता है। अभी मुझको यहां पे एफ एक्स एडजस्ट करना है, तो एफ एक्स की वैल्यू तो रूट एक्स माइनस 1 है, तो पहले मैं एक्स माइनस 1 एडजस्ट कर देता हूं। यहां पे एक्स माइनस 1 कब आएगा, जब मैं 1 से सबट्रैक्ट करूंगा। सो सबट्रैक्टिंग 1 ऑल द साइड्स, ऑलराइट। चलो 1 माइनस 1 0 होता है, x माइनस 1 इंफिनिटी माइनस 1 इट्स द बिगेस्ट नंबर, इंफिनिटी भी होगा। इंफिनिटी में आप कोई भी नंबर ऐड करो, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो, कोई भी नंबर सबट्रैक्ट करो, कोई भी नंबर डिवाइड करो, तो आंसर इंफिनिटी भी होता है, लेकिन वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगा और आंसर माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, कीप इन माइंड, ठीक है। तो इंफिनिटी माइनस 1 आंसर प्लस इंफिनिटी होगा। चलो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ ऑल दी साइड्स, सो 0 का स्क्वायर रूट लेस और इक्वल एक्स माइनस 1 का स्क्वायर रूट लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ इंफिनिटी, ठीक है। चलो 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है 0, ये हो गया एफ एक्स, इंफिनिटी का स्क्वायर रूट इंफिनिटी होता है, ओके। तो एफ एक्स का आंसर हमको क्या मिला, एफ एक्स बिलोंग्स टू क्लोज 0 टू इंफिनिटी। इसको मैं आर प्लस यूनियन 0 भी बोल सकता हूं, आर प्लस यूनियन 0, नॉन रियल नंबर, ओके। नॉन रियल यानी सॉरी नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर यानी 0 पॉजिटिव, ठीक है। तो एफ एक्स बिलोंग्स टू दिस वन, तो ये एफ एक्स की वैल्यू को हम बोलेंगे रेंज ऑफ फंक्शन। सो रेंज ऑफ फंक्शन इज क्लोज 0 टू इंफिनिटी, कंप्लीट। इसका दूसरा आंसर मुझको लिखना होता, मैं क्या लिखूंगा, आर प्लस यूनियन 0, ये उसका दूसरा आंसर आर प्लस यानी पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग 0, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, दैट्स इट, ऑलराइट। सो कीप इन माइंड लॉजिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शंस एज वेल एज रियल फंक्शंस का डेफिनेशन मैंने आपको बोला है कि x की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू r में हमको लेना है, डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस x माइनस 1। सो चलो यहां पे एफ एक्स, हियर एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 डिफाइन कब होगा, मॉड्यूलस हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन होता है, बराबर। एफ एक्स इज डिफाइंड, मॉड्यूलस इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ओके। तो मैं यहां पे क्या लूंगा, एफ एक्स मॉड्यूलस एक्स माइनस 1 इज डिफाइंड इफ एंड ओनली एक्स माइनस 1 का आंसर किस में होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। क्योंकि मॉड्यूलस एक ऐसी वैल्यू है, एक ऐसा फंक्शन है जो एक्स के आप कोई भी वैल्यू लोगे, नेगेटिव लोगे, पॉजिटिव लोगे, 0 लोगे, रियल नंबर्स में से, ठीक है, तो उसका एफ एक्स, उसका मॉड्यूलस डिफाइन होगा ही। तो एक्स माइनस 1 का आंसर आर में से आप कोई भी लो तो वो डिफाइन होगा ही, ठीक है। एक्स माइनस 1 बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स माइनस इंफिनिटी लेस एक्स माइनस 1 लेस इंफिनिटी, सही है। आर यानी माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक, ठीक है। यहां से मुझको एक्स निकालना हो, तो एक्स निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, प्लस 1 ऐड करूंगा, तो माइनस इंफिनिटी प्लस 1 लेस एक्स माइनस 1 प्लस 1 लेस इंफिनिटी प्लस 1। चलो ये माइनस इंफिनिटी प्लस 1 यानी माइनस इंफिनिटी होता है, ये एक्स हो गया, ये इंफिनिटी हो गया। तो एक्स का पॉसिबल आंसर क्या हुआ, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, और माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी यानी रियल नंबर, यानी सेट कैपिटल हाफ हुआ। तो वी कैन से दैट डोमेन ऑफ फंक्शन इज a real number, capital R, a set of real number, okay? समझ में आ रहा है बच्चों? चलो अभी हम फाइंड आउट करेंगे रेंज ऑफ फंक्शन, ऑलराइट। हियर डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, डोमेन ऑफ फंक्शन इज आर है, यानी x की बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। अभी यहां पे x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी में से आप कोई भी एक नंबर सिलेक्ट करो, कोई भी एक नंबर सिलेक्ट करो,
तो ऑब्वियसली x माइनस वन का आंसर भी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में ही आएगा। ओके, यानी मॉड्यूलस x माइनस वन, आप x की वैल्यू कोई भी एक नंबर सिलेक्ट करो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में से, तो मॉड्यूलस के अंदर क्या होगा, पॉजिटिव नंबर आएगा, जीरो आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा। लेकिन इसका मॉड्यूलस तो हमको पता है ऑलवेज पॉजिटिव आता है। मॉड्यूलस x माइनस वन का आंसर ऑलवेज पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो। ओके, यानी x की वैल्यू अगर आप 1 लोगे, x की वैल्यू अगर आप 1 लोगे तो जीरो आएगा, और 1 से डिफरेंट कोई भी वैल्यू लोगे तो उसका आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है। तो मॉड्यूलस x माइनस वन ऑलवेज जीरो एंड मोर देन जीरो, यानी जीरो एंड पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, तो ये हो गया fx बिलोंग्स टू क्लोज जीरो टू इन्फिनिटी। ओके, और वैल्यू ऑफ fx को हम बोलेंगे रेंज ऑफ फंक्शन। ओके, दैट मीन्स रेंज ऑफ फंक्शन, दैट मीन्स रेंज ऑफ फंक्शंस का आंसर क्या होगा, क्लोज जीरो टू इन्फिनिटी, और उसको दूसरी लैंग्वेज में बोलूंगा तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर, दैट इज पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। ओके, तो ये हो गया हमारा रेंज ऑफ फंक्शन। ऑलराइट, सो ये चीज आपको पता होना चाहिए, मॉड्यूलस का आंसर ऑलवेज पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो होता है। ठीक है ना, तो दिस मॉड्यूलस क्लोज इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी, और वो हो गया x। और मैंने आपको आगे भी बोला था कि डोमेन एंड रेंज, आई थिंक सो एक्सरसाइज नंबर 2.3 में डोमेन एंड रेंज जब भी आपको फाइंड आउट करना होगा, तब ये डोमेन एंड रेंज लॉजिकल मेथड से ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको दिमाग लगाना है कि x की कौन सी वैल्यू के लिए fx डिफाइन होता है, वो हो गया डोमेन, एंड वैल्यू ऑफ fx वो हो गया रेंज। सो वीडियो पोस्ट करके नॉक डाउन कर लो। Okay students, question number 6 is very most important for subject matter. F is equal to x comma x square plus 1 by x square, x belongs to R, be a function from R to R, यानी आपको दिया है f from R to R, and f का वैल्यू दिया है ऑर्डर पेयर वाइज फंक्शन x comma y, but y is equal to x square by 1 plus x square. It's called order pair wise function, x belongs to R. ओके, सो ऑर्डर पेयर वाइज फंक्शन ऑलवेज होता है f x comma y, यानी ये हो गया वैल्यू ऑफ y एंड इट इज कॉल्ड fx. ओके, सो हियर fx is a value of y is equal to x square by 1 plus x square. Okay, that is y is equal to x square by 1 plus x square, where x belongs to R. We have to find the range of function. Range means value of fx. Range means value of fx. And यहाँ पे fx equal to y है, तो range means value of y. So we have to find the range of y. Okay? Range of y, यानी value of y हमको find out करना है. x की वैल्यू आपको पता है, x belongs to R. तो एक काम करते हैं, यहाँ से मैं कुछ सिंप्लीफाई करके x के टर्म में y को रिप्रेजेंट करता हूँ. तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. Therefore y into 1 plus x square is equal to x square. सही, समझ में आ रहा है? Solve the pattern. So y plus yx square is equal to x square. सही. अभी मैं क्या करूंगा, इसको साइड चेंज करूंगा. So y is equal to x square minus yx square. Because of मुझको x को सब्जेक्ट बनाना है, हम क्या करेंगे, x को y के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. तो यहां से मैं x square कॉमन निकाल सकता हूं. Therefore y is equal to x square अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 minus y. ठीक है, now subject to x square, subject to x square. Therefore x square is equal to, चलो क्या हो जाएगा, 1 minus y नीचे जाएगा. So y by 1 minus y. अगर ये चीज मैंने लिखी तो x belongs to R है, तो x square डिफाइन होना ही चाहिए. तो यहाँ पे एक चीज हो गई कि y की वैल्यू में 1 नहीं ले सकता, where y is not equal to 1. Because of y is equal to, अगर मैं 1 लूंगा तो x square नॉट डिफाइन हो जाएगा. अगर x square नॉट डिफाइन हुआ तो ये फंक्शन का कुछ मीनिंग ही नहीं हुआ. समझ में आ रहा है? तो ये y by 1 minus y ये डिवाइड में कब कर सकता हूं, जब y की वैल्यू 1 नहीं हो तो. बिकॉज ऑफ y की वैल्यू अगर 1 होगी तो ये 0 होगा, और 0 से मैं डिवाइड नहीं कर सकता हूं. तो यहां से मुझको कंडीशन लिखना पड़ेगा y is not equal to y. यानी एक चीज तो आपको पता चल रही है कि y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है. ठीक है ना,
तो यहां से x को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y बाय 1 माइनस y। कंप्लीट, समझ में आ रहा है? तो x की मुझको ये वैल्यू मिली। अभी मैं यहां से कुछ लॉजिक डेवलप करूंगा। यहां पे स्क्वायर रूट है, तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट में कौन सा नंबर डिफाइन होता है। ये x को मुझको डिफाइन करना है, ये x को मुझको डिफाइन करना है, तो ऑब्वियसली y बाई 1 माइनस y को भी मुझको डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, स्क्वायर रूट को मुझको डिफाइन करना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट डिफाइन कब होता है? सो दैट इज पॉसिबल वैल्यू ऑफ y मुझको क्या मिली? 1 माइनस y, y बाई 1 माइनस y ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब भी स्क्वायर रूट डिफाइन होगा। ये x डिफाइन कब होगा? जब y बाई 1 माइनस y डिफाइन होगा और ये स्क्वायर रूट डिफाइन होगा। और स्क्वायर रूट डिफाइन कब होता है? जब मैं कंडीशन लूंगा y बाई 1 माइनस y ग्रेटर और इक्वल टू 0। सो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो रही है, y बाई 1 माइनस y का आंसर 0 या 0 से ग्रेटर होगा। तो इसमें से फर्स्ट केस में सिलेक्ट करता हूं, इसमें से मैं फर्स्ट केस सिलेक्ट करता हूं, केस 1, कि y बाई 1 माइनस y उसका आंसर इक्वल टू 0, ठीक है ना, ग्रेटर और इक्वल टू 0। सो यहां पे एक केस होगा इक्वल टू 0 एंड दूसरा केस होगा ग्रेटर देन 0। तो फर्स्ट केस मैंने ले लिया इक्वल टू 0। अगर y बाई 1 माइनस y इक्वल टू 0 होगा, y इज नॉट इक्वल टू 1 है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉसिबल वैल्यूज मुझको क्या मिल जाएगी? y इज इक्वल टू 0, यानी एक आंसर मुझको मिल गया y इज इक्वल टू 0। उसमें से y 1 नहीं लेना है, y इज इक्वल टू 0, यानी रेंज में एक नंबर 0 होगा। अभी दूसरा केस में लूंगा, केस 2, y बाई 1 माइनस y ग्रेटर देन 0, y बाई 1 माइनस y ग्रेटर देन 0। अभी यहां पे सोचने वाली बात है, y बाई 1 माइनस y ग्रेटर देन 0, इसका मीनिंग क्या होगा? ये दो नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एंटायर रेशियो पॉजिटिव है, तो इसमें पॉसिबिलिटीज क्या होगी? अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव ही होना चाहिए, तब भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर समझ लो कि ये नंबर अगर पॉजिटिव होगा और डिनोमिनेटर का नंबर नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव बाय नेगेटिव आंसर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें पॉसिबिलिटीज क्या बचेगी? y बाय 1 माइनस y ग्रेटर देन 0। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट वन, if y greater than 0 and 1 minus y greater than 0, ठीक है, y greater than 0 and 1 minus y greater than 0, यानी दोनों पॉजिटिव, न्यूमरेटर पॉजिटिव देन डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तो एंटायर रेशियो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा? अगर y लेस देन 0 हुआ, न्यूमरेटर लेस देन 0 हुआ, तो डिनोमिनेटर लेस देन 0 ही होना चाहिए, तब भी नेगेटिव बाय नेगेटिव पॉजिटिव होगा। तो अगर न्यूमरेटर 0 लेस देन 0 हुआ, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू भी लेस देन 0 होनी चाहिए, तब भी ये रेशियो पॉजिटिव होगा। यू गॉट इट माय पॉइंट? इफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन 0 देन डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 0, और न्यूमरेटर लेस देन 0 देन डिनोमिनेटर लेस देन 0, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव बाय पॉजिटिव आंसर पॉजिटिव, नेगेटिव बाय नेगेटिव देन आंसर इज पॉजिटिव। ओके, तो ये रेशियो पॉजिटिव है, दैट मींस दोनों पॉजिटिव होगा और दोनों नेगेटिव होगा, ठीक है। अभी ये दोनों में एंड है, एंड यानी दोनों में कॉमन वैल्यूज मुझको सिलेक्ट करना है। तो यहां पे y ग्रेटर देन 0 है एंड यहां पे y, ये y को मैंने साइड चेंज कर दिया, तो 1 ग्रेटर देन y है, दैट मींस y लेस देन 1 है। ओके, सो दोनों की कॉमन वैल्यू नंबर ऑफ लाइन में से मुझको सिलेक्ट करना है। चलो, y 0 से ग्रेटर एंड y 1 से कम, तो एंड यानी कॉमन वैल्यूज, तो आप देख सकते हो 0 1, तो कौन सा पोर्शन होगा? 0 से ग्रेटर एंड 1 से कम, तो ये पोर्शन होगा ये वाला, ठीक है। तो पॉसिबल वैल्यूज मुझको क्या मिली इसमें से? y बिलोंग्स टू 0 to 1, ऑलराइट। y की पॉसिबल वैल्यूज 0 से ग्रेटर होगी एंड यानी कॉमन पोर्शन, दोनों का कॉमन पोर्शन, y 0 से बिगर 1 से कम, तो 0 से बिगर एंड 1 से कम में कॉमन पोर्शन क्या होगा? 0 से लेकर 1, तो y की पॉसिबल वैल्यूज मुझको ये मिली केस 2 के हिसाब से, फर्स्ट केस के हिसाब से, ठीक है। केस 2 में फर्स्ट केस के हिसाब से। ओके, अभी हम सेकंड केस से लेके दोनों नेगेटिव, तो यहां से y लेस देन 0 मुझको मिल रहा है एंड यहां से क्या मिलेगा? 1 लेस देन y। ओके, दैट मींस ये y को मैंने साइड चेंज किया, दैट मींस y इज ग्रेटर देन 1। तो अभी ये दोनों में कॉमन चीज हम डिफाइन करेंगे। चलो, ये 0 ये 1,
चलो 0 से कम यानी ये पोर्शन, 0 से कम यानी ये पोर्शन, एंड 1 से ज्यादा तो ये पोर्शन। तो दोनों में कॉमन चीज कोई नहीं है, बीच में एंड यानी कॉमन पोर्शन ही मुझको लेना है। 0 से कम एंड 1 से ग्रेटर। जो नंबर 0 से कम होगा वो 1 से ग्रेटर थोड़ी ना होता है। तो यहां से पॉसिबल वैल्यूज मुझको क्या मिली? नल सेट। कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, कॉमन पोर्शन आपको दिख ही नहीं रहा है, तो सिर्फ ये केस पॉसिबल है, वो था पॉजिटिव। ठीक है, तो फाइनली आंसर y0 पॉसिबल है, y0 से लेकर 1 पॉसिबल है। दैट मीन्स फ्रॉम केस 1 एंड केस 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y बिलोंग्स टू, चलो 0 एंड 0 से ग्रेटर, जो इसमें क्या हो गया 0 आ गया एंड 0 से लेकर 1। ठीक है, ये हो गया ओपन 0 to 1 इंक्लूडिंग 0, तो 0 इसमें अगर ऐड कर लूं तो यहां पे मैं क्या कर लूंगा? क्लोज। ओके, और y को हम बोलेंगे fx। दैट मींस fx इज क्लोज 0 to ओपन 1, और fx को हम क्या बोलेंगे? रेंज ऑफ फंक्शन। दैट मींस our final answer, so range of function is close 0 to open, that's it. Okay, it is very most important sum, और most of logical इसमें बात में कर रहा हूं, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और यानी होता है यूनियन, एंड यानी होता है इंटरसेक्शन। तो एंड यानी मुझको ये दोनों में से कॉमन रीजन सिलेक्ट करना है। ऑलराइट, समझ में आ रहा है? सो वीडियो पॉज करके परफेक्टली नोट डाउन कर लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज कॉल्ड अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस में एफ एंड जी आपको दिया है, एफ एक्स दिया है, जी एक्स दिया है, और एफ एंड जी पर आपको बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस करना है, लाइक एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी एंड एफ बाई जी। ओके, तो यहाँ पे एफ एंड जी बोथ आर आर टू आर है, सो एफ फ्रॉम आर टू आर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड जी फ्रॉम आर टू आर, gx इक्वल टू 2x माइनस 3। तो यहाँ पे f का डोमेन क्या दिख रहा है? डोमेन ऑफ f आपको r दिख रहा है, डोमेन ऑफ g क्या दिख रहा है? r दिख रहा है। अगर f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी, f बाई जी आपको डिफाइन करना हो तो ये सभी का डोमेन होगा डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। तो यहाँ पे मैं दोनों का इंटरसेक्शन लेता हूँ, डोमेन ऑफ f। सो हियर डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g क्या होगा? आर इंटरसेक्शन आर होता है, तो ये हो गया डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। कंप्लीट। तो अभी पहला मेन फंक्शन एफ प्लस जी के लिए, तो एफ प्लस जी का डोमेन होगा, फंक्शन होगा डी एफ इंटरसेक्शन डी जी टू आर एफ प्लस जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। ऑलराइट, ये हो गया उसका मेन फंक्शन। तो यहां पे डीएफ इंटरसेक्शन डी जी आ गए, तो f प्लस जी फ्रॉम r टू r, f प्लस जी एक्स, उसका आंसर, चलो एफ एक्स की वैल्यू x प्लस 1 है, जी एक्स की वैल्यू 2x माइनस 3 है, तो इसका आंसर होगा 3x माइनस 2। कंप्लीट है। ओके, सेकंड वन, f माइनस जी, चलो उसका डोमेन होगा df इंटरसेक्शन dg टू r f माइनस g ऑफ x इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स। हियर df इंटरसेक्शन dg आ रही है, सो f माइनस g फ्रॉम r टू r, f माइनस g ऑफ x, चलो उसका आंसर x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3। नाउ सॉल्विंग द ब्रैकेट, ये x, ये माइनस 2x, ये माइनस x होगा, और ये 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, तो 4 माइनस x होगा। ओके, तो f माइनस जी एक्स का आंसर होगा या 4 माइनस x। थर्ड वन, f बाई जी, थर्ड वन इज इंपोर्टेंट। f बाई जी, चलो उसका डोमेन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, f बाई जी उसका डोमेन df इंटरसेक्शन dg तो होगा ही,
डीएफ इंटरसेक्शन डीजी तो होगा ही, लेकिन उसमें से x की वैल्यू मुझको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगी जहां पे gx इज इक्वल टू 0 होता है टू r। यानी f बाई जी का डोमेन क्या होता है? f बाई जी का डोमेन होता है ये डीएफ इंटरसेक्शन डीजी में से x की ऐसी वैल्यू मुझको सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी जहां पे gx 0 होगा। ओके, f बाई जी ऑफ x, f बाई जी ऑफ x इज इक्वल टू fx बाई gx, where gx is not equal to 0। आपको पता है gx is not equal to 0, डिनोमिनेटर में gx not equal to 0 होना चाहिए। gx 0 कब होगा? x की जिस वैल्यू पे 0 होगा वो x की वैल्यू मैं नहीं ले सकता हूं। तो यहां से df इंटरसेक्शन dg में से मैं x सब्ट्रैक्ट करूंगा जहां पे gx is equal to 0 होगा। ये हो गया डोमेन ऑफ f बाई जी। f ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं, ठीक है, सो कीप इन माइंड। तो इसके हिसाब से f बाई जी, चलो उसका आंसर r है, df इंटरसेक्शन dg r है। और gx 0 कौन सी वैल्यू के लिए होता है? यहाँ पे gx इक्वल टू 0 रखो, यहाँ पे gx इक्वल टू 0 रखो। चलो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि gx इक्वल टू 0, तो gx 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है ना? gx की वैल्यू 2x माइनस 3 है, तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? x इज इक्वल टू 3/2 मिलेगी, ठीक है? तो 3/2 वैल्यू मुझको सब्ट्रैक्ट करना है। Therefore f बाई जी फ्रॉम r माइनस 3/2 टू r। समझ में आ गया? ये r है, ये 3/2 है, तो r माइनस 3/2। f बाई जी ऑफ x इज इक्वल टू fx बाई gx, fx की वैल्यू x प्लस 1, gx की वैल्यू 2x माइनस 3। ओके, अभी आप देखो यहाँ पे 2x माइनस 3 यानी x की वैल्यू मैं कौन सी नहीं ले सकता हूँ? 3/2, तो इसमें से मुझको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 3/2। दैट्स इट। तो ये हो गया f बाई जी का फाइनल आंसर। ऑलराइट, समझ में आ रहा है? सो इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। एनसीईआरटी में आपको डीएफ इंटरसेक्शन डीजी वैसा कुछ नहीं दिया, डायरेक्ट f प्लस जी आपको यही चीज दिखाई, f प्लस जी ऑफ x इक्वल टू fx प्लस gx। लेकिन उसका मेन कॉन्सेप्ट ये है, आपको ये याद रखना है, स्पेशली f बाई जी का। ऑलराइट, f बाई जी का डोमेन क्या होता है? डीएफ इंटरसेक्शन डीजी माइनस x वेयर gx इज इक्वल टू 0। ये होगा f बाई जी का डोमेन। कंप्लीट? ओके। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन इंपोर्टेंट। f ऑर्डर पेयरवाइज फंक्शन दिया है 1 1। आपको पता है जब ऑर्डर पेयरवाइज फंक्शन होगा तो ये होता है x और ये होता है y यानी fx, ठीक है? ये होता है x की वैल्यू, ये होता है y की वैल्यू, ये होती है x की वैल्यू, ये होती है y की वैल्यू। ओके, वेयर y इज इक्वल टू fx होता है, ठीक है? यहाँ पे y की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है? fx। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो f भी फंक्शन फ्रॉम z टू z, यानी आपको दिया है f फ्रॉम z टू z, f की वैल्यू 1, 1, 2, 3, 0, -1 एंड -1, -3। ओके, तो ये आपको दिया है। ऑल्सो fx का रिलेशन दिया है x प्लस बी, वेयर फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू z, z में से होने चाहिए। चलो ये ऑर्डर पेयर 1, 1 आपको देख रही है। यहाँ पे 1, 1, यहाँ पे 1, 1 वो f में है, दैट मीन्स x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 1, y यानी fx, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, y इट्स कॉल्ड fx। तो यहां पे मैं fx इक्वल टू 1 रखूंगा। समझ में आ रहा है? ये x की वैल्यू, ये y यानी fx की वैल्यू, ठीक है? अभी ये मेन रिलेशन fx इक्वल टू x प्लस b उसमें रख दो। दैटफॉर fx की वैल्यू 1 इज इक्वल टू a, x की वैल्यू 1 प्लस b, तो मुझको मेन रिलेशन मिल गया a प्लस बी इज इक्वल टू 1। ऑलराइट, पहला रिलेशन मुझको क्या मिला? a प्लस बी इज इक्वल टू 1। अभी दूसरी ऑर्डर पे मैं रखाऊंगा, ये कोई भी रख सकते हो। इजीएस्ट कौन सी पड़ेगी? ये, क्योंकि एक 0 है, तो ये x हो गया, ये fx हो गया। ओके, ये x हो गया, ये fx हो गया। तो ऑल्सो 0, -1 बिलोंग्स टू f, दैट मीन्स x इज 0 एंड y इज -1, y को हम बोलेंगे fx, तो fx इज -1। चलो ये मेन रिलेशन में ये रख दो, fx इक्वल टू x प्लस b इसमें रख दो। देयरफॉर fx की वैल्यू -1, x की वैल्यू 0 यानी a 0 is 0, 0 प्लस b, दैट मीन्स b इज इक्वल टू -1। अब ये दोनों को मुझको सॉल्व करना है, तो पुट b इज इक्वल टू -1 इन 1, वी गेट 1 इज इक्वल टू a -1। ओके, दैट मीन्स a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? a इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। Hence
a is equal to 2 and b is equal to minus 1 such that fx is equal to ax plus b 2x minus 1, ये fx हो गया। लेकिन हमको तो फाइनली वैल्यू ऑफ ए एंड बी बोला है, तो वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज 2, minus 1, दैट्स इट। सम इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। Okay students, question number 9. Relation R from n to n. Relation R आपको दिया है ऑर्डर पर ए बी, where a b belongs to n, b is equal to a square, यानी यहाँ पे जो नंबर है वो कौन सा नंबर है? a square, ठीक है ना? b is equal to a square, ये दोनों के बीच में रिलेशन है a is equal to b square. आप तो फॉलोइंग ट्रू फर्स्ट वन, चलो आपको फर्स्ट दिया है, लेकिन पहले में रिलेशन R from n to n और रिलेशन जो है वो हमको लिखना ही पड़ेगा ऑर्डर पर ए बी for all a comma b belongs to n such that a is equal to b square. ये आपको मेन रिलेशन दिया है, ठीक है? तो यहां पे अगर मैं a comma b आपको दिया है तो हम रिलेशन कौन सा यूज करेंगे? a is equal to b square. समझ लो यहाँ पे x comma y अगर आपको दिया होगा x comma y, तो रिलेशन क्या होगा? a को x से रिप्लेस करो, b को y से रिप्लेस करो, ठीक है ना? तो क्या होगा रिलेशन? x इक्वल टू y स्क्वायर। समझ लो b comma c आपको दिया है ऑर्डर पे b comma c, तो वो क्या होगा? b इज इक्वल टू सी स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको? तो ये होगा रिलेशन। तो फर्स्ट वन a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n। आपको ये दिया है तो हम स्टार को फॉलो करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू स्टार a कॉमा a बिलोंग्स टू r, दैट इंप्लाइज दैट a कॉमा a, यानी यहां पे ये रखना है, यहां पे ये रखना है, तो मैं क्या करूंगा? b की जगह पे ये रखूंगा, जहां पे b है वहां पे रखूंगा। तो ये मेन रिलेशन क्या होगा? ये चीज का मेन रिलेशन a कॉमा b का मेन रिलेशन ये होता है, ठीक है ना? ये होता है। तो अभी b की जगह पे अगर मैं यहां पे ये रखूंगा तो मुझको रिलेशन क्या मिलेगा? a इज इक्वल टू a स्क्वायर, वेयर अभी नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 अप टू 7, इसमें से कोई भी आप नंबर सोचो। सपोज a इज इक्वल टू 1 के लिए ये सही है, 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, एक ही जगह पे 1 रखोगे तो ये सही है, 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। एक ही जगह पे 2 रखो तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, ओके? एक ही वैल्यू मैंने 2 रखा तो 2 इज इक्वल टू स्क्वायर, दैट मीन्स 2 इज इक्वल टू 4। तो अभी आप सोचो ये सही है या गलत है? ऑब्वियसली गलत है, 2 इज नॉट इक्वल टू 4 होता है, तो a इज इक्वल टू 2 के लिए गलत है। अभी a इज इक्वल टू 3 के लिए सोचो, 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, 3 इज इक्वल टू 9, गलत। a इज इक्वल टू 4 के लिए सोचो, फिर भी गलत। यानी a इज इक्वल टू 1 को छोड़ के हर एक वैल्यू के लिए इट इज नॉट ट्रू, इट इज फॉल्स, ओके? तो मैं बोलूंगा कि a इज इक्वल टू a स्क्वायर इज फॉल्स एक्सेप्ट a इज इक्वल टू 1, ठीक है ना? दैट मीन्स a कॉमा a बिलोंग्स टू r इज फॉल्स या फिर नॉट ट्रू, दैट्स इट। सो गिवन स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ऑलराइट? चलो सेकंड वन, a कॉमा b बिलोंग्स टू r, ओके? तो इसके हिसाब से मुझको b कॉमा बिलोंग्स टू r मुझको लाना है, यानी a कॉमा b बिलोंग्स टू r होगा तो अकॉर्डिंग टू स्टार a कॉमा b बिलोंग्स टू r होगा, तो अकॉर्डिंग टू स्टार क्या होगा रिलेशन? a इज इक्वल टू b स्क्वायर होगा फ्रॉम स्टार। चलो अभी मुझको b को वही लाना है, यानी a का रिलेशन b में है तो मुझको अभी b का रिलेशन a में लाना है, तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा? b स्क्वायर इज इक्वल टू a लिखूंगा। अभी मुझको सब्जेक्ट बनाना है b को, तो b को सब्जेक्ट अगर बनाऊंगा तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तब मैं बोलूंगा कि b और a स्क्वायर ये रिलेशन गलत है, b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a है, तो इसकी जगह पे मैं b इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है? अगर b इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर हुआ तो फिर मैं बोलूंगा कि b कॉमा a ये R में नहीं है,
ठीक है ना, बी कॉमा है आर में नहीं है, फ्रॉम स्टार, क्योंकि अगर पहला नंबर बी होगा, दूसरा नंबर ए स्क्वायर होगा, तो मैं बोलूंगा बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, लेकिन यहां पे पहला नंबर बी है, दूसरा नंबर ए स्क्वायर नहीं है, रूट ए है, ठीक है ना, तो मैं बी कॉमा ए डजंट बिलोंग्स टू आर, यानी बी कॉमा ए आर में नहीं है, मैं ऐसा बोलूंगा। सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ओके, दैट मीन्स a comma b belongs to r implies that b comma a belongs to r is false. So second one also is false. All right. Now third one. By a comma b belongs to r and b comma c belongs to r आपको दिया है, ये दोनों आपको दिया है, तो फ्रॉम स्टार चलो a कॉमा b बिलोंग्स टू r की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, सही है, और इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, b इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अभी b को एलिमिनेट करना हो तो यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे अगर मुझको बी स्क्वायर करना हो तो c की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, यहाँ पे b के पावर 2 करना हो तो यहाँ पे c की पावर 4 हो जाएगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स मैंने किया। अभी बी स्क्वायर को कंपेयर कर दो, सो ये दोनों चीज को अगर मिला लूं तो a इज इक्वल टू क्या होगा, c रेज़ टू 4 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो मैं बोलूंगा a इज नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर, यहां तो c रेज़ टू 4 है तो सी स्क्वायर थोड़ी बोल सकते, समझ में आ रहा है, बिकॉज ऑफ अगर 2 की मैं बात करूं तो 2 स्क्वायर 4 होता है और 2 की 4 पावर 16 होता है, तो 4 इज नॉट इक्वल टू 16, तो c रेज़ टू 4 इज नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर a इज नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर है तब मैं बोलूंगा a कॉमा c वो r में नहीं है, ओके। तो ये भी गलत चीज हो गया कि भाई आपको दिया है a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r, तो a कॉमा c बिलोंग्स टू r, ये चीज गलत है, इज फॉल्स, ओके। सो हियर गिवन ऑल 3 रिलेशंस आर फॉल्स। Question number 10. Set A 1, 2, 3, 4. Set B 1, 5, 9, 11, 15, 16. F is order pairwise function. It's called order pairwise functions. Are the following true? First one, F is a relation from A to B. F is a function from A to B. फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको ऑर्डर पेयरवाइज फंक्शन आपको दिया है उसको हम एरो डायग्राम मेथड से कन्वर्ट करेंगे, तब आप इजीली बोल सकते हो कि ये फंक्शन है या रिलेशन है। एक चीज कंफर्म है, ये रिलेशन तो होगा ही होगा, ओके। ये रिलेशन अगर ऑर्डर पेयरवाइज आपको दिया है, ऑर्डर पेयरवाइज कुछ दिया है तो वो तो रिलेशन होगा ही होगा, सिर्फ हमको डाउट किस में है, फंक्शन में। हर एक चीज रिलेशन तो होती है अगर वो ए क्रॉस बी का सबसेट हो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हो ए की वैल्यू 1 2 3 4 2 इसमें है, बी की वैल्यू 5 9 1 5 11 इसमें है, ओके। तो एफ इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होने पर ये रिलेशन तो होगा ही होगा, सिर्फ हमको ये चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। इसके लिए हम एरो डायग्राम मेथड से ये रिलेशन को कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे ए, यहाँ पे भी, चलो ए में वैल्यूज दी है आपको 1 2 3 4, बी में वैल्यूज दी है 1 5 9 11 15 एंड 16। फर्स्ट ऑर्डर बाय 1,5, तो ये 1,5, दूसरा 2,9, थर्ड 3,1 एंड फोर्थ 4,5 और दूसरी वैल्यू 2,11। ओके, तो आप देख सकते हो ये फंक्शन का डेफिनेशन क्या है। सेट ए में ईच एंड एवरी एलिमेंट्स हैज यूनिक इमेज इन सेट बी, तो यहां पे आप देख सकते हो इमेज ऑफ 2 9 एंड 11, ओके। तो यहां पे क्या हुआ, हियर इमेज ऑफ 2 आर 9 and 11. That means this one it is not a function, okay. So according to definition of function, f from a to b is not a function, okay. So second statement is false, second statement is false. And here first के लिए, okay, first के लिए
फर्स्ट के लिए हियर f इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, आपको दिख रहा है f ए क्रॉस बी का सबसेट है। ऑब्वियसली हर एक ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी में आती है, तो f फ्रॉम ए टू बी इज अ रिलेशन। ऑलराइट, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, second is false. Okay, so first is true and second is false. That's it. Alright, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 11 लॉजिकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकता हूं। f from z to z, f from z to z, f is f from z to z, f is order pairwise function a b a plus b where a comma b belongs to z। हम ये चीज को भी वेन डायग्राम से ही समझेंगे। ओके, अगर एरो डायग्राम में आपको पता चल जाता है तो आप बोल सकते हो कि इट इज अ फंक्शन और नॉट अ फंक्शन। ओके, आपको सिर्फ ये चीज देखना है कि यहाँ में जितना इमेज आपने लिया है, ओके, जितना नंबर्स लिया, सॉरी जितना नंबर लिया उसकी इमेज यूनिक है या मोर देन वन है। अगर यूनिक इमेज हुई हर एक की, तो वो फंक्शन होगा, और एक से ज्यादा इमेज होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो 2 का इमेज 911 है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ओके, तो हमको ये एरो डायग्राम मेथड से हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे a इंटू बी, a एंड b बोथ आर बिलोंग्स टू z, यानी a इंटू बी मल्टीप्लीकेशन, तो कोई भी एक नंबर आप ले लो। फॉर एग्जांपल अगर मैं ab इज इक्वल टू 6 लूंगा, सो हियर लेट ab इज इक्वल टू 6, तो दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 6, उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी? सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, एक्चुअली 4 पॉसिबिलिटीज होती है, लेकिन उसमें से कोई भी दो हम लेंगे। इफ a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 6, 1 6 आर, ओके, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3। ओके, ये मैं दो पॉसिबिलिटीज लेता हूं। फिर दूसरी दो भी आती है, a6 b1 a3 b2, यानी 4 में से कोई भी दो ले लो डिफरेंट वैल्यू, a1 b6 a2 b3, कंप्लीट। तो इसके हिसाब से a प्लस b का आंसर क्या होगा? a प्लस बी का आंसर इसके हिसाब से 7 होगा। इसके हिसाब से a प्लस बी का आंसर क्या होगा? 2 प्लस 3 5 होगा। ऑलराइट, अभी हम इसके वेन डायग्राम, इसमें एरो डायग्राम हम फिट करेंगे। एरो डायग्राम में यहां पे वैल्यूज ऑफ ए बी है, ओके, वैल्यूज ऑफ ए बी, एंड यहां पे क्या होगा? वैल्यूज ऑफ ए प्लस बी बिकॉज ऑफ एक्स एंड वाई है। तो फर्स्ट चीज वैल्यूज ऑफ ए बी, सेकंड चीज वैल्यूज ऑफ ए प्लस बी। तो अगर मैं यहां पे ए बी इज इक्वल टू 6 लूंगा, वैल्यूज ऑफ ए बी इज इक्वल टू 6, तो ये केस में a प्लस 1 6 है, तो इसमें वैल्यूज क्या मिले आपको? 7 मिले। 6 इज रिलेटेड विथ 7, और दूसरे केस में 6 इज रिलेटेड विथ 5, ये होता है। समझ में आ रहा है? फर्स्ट केस में a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 6 हो, तो 6 इज रिलेटेड विथ 7, एंड 2 3 भी 6 होता है, 2 3 भी 6 होता है, तो a2 एंड b3 से रिलेट करेगा a प्लस b की वैल्यू 5, यानी 6 इज related with 7, 6 is related with 5. So this one it is not a function. Okay, so according to definition, f from z to z is not a function. समझ में आ रहा है? वैसे आप कोई भी ले सकते हो। अगर आपको 20 लेना हो, a into b 20 लेना हो, तो 20 1 जा 20, तो 20 plus 1 21, and 4 5 जा 20, तो 4 plus 5 9, तो 20 रिलेट करेगा 21 and 9 से, सो इट इज नॉट अ फंक्शन। दैट्स इट। कोई भी एक एग्जांपल आप दे सकते हो। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 12, f from a to n where a is equal to 9 10 11 12 and 13, एंड फंक्शन आपको दिया है f of n is equal to the highest power, highest prime factor of n, highest prime factor of n, यानी उसके फैक्टर में से जो हाईएस्ट प्राइम नंबर्स होगा वो हमको लेना है। चलो इसके रेंज फाइंड आउट करने के लिए मैं डोमेन में से ए में से वैल्यू सिलेक्ट करूंगा। पहली वैल्यू 9 है, तो f of 9, चलो f of 9 का आंसर क्या होगा? द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर
ऑफ 9। चलो 9 का फैक्टर क्या होगा? 1 3 9। 9 का फैक्टर क्या होगा? 1 3 9। उसमें से प्राइम कौन सा नंबर है? 3। 1 3 9 9 का फैक्टर्स होता है। 9 का फैक्टर्स होता है 1 3 9। उसमें से प्राइम नंबर्स तो एक ही है 3, तो उसमें हाईएस्ट भी 3 होगा, तो उसका आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। अभी मैं सिलेक्ट करूंगा F10। चलो अभी F10 का आंसर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10। 10 का फैक्टर्स कितने हैं? 1 2 5 10। 1 2 5 10। उसमें से प्राइम नंबर कौन सा है? 2 and 5। 2 and 5 उसमें से हाईएस्ट कौन सा है? 5। तो F10 का आंसर क्या होगा? 5। समझ में आ रहा है? अभी F11। 11 के फैक्टर्स 1 11 सा, ओके। उसमें से प्राइम ओनली 11 और उसमें से हाईएस्ट तो 11 ही होगा। फिर F12। चलो F12 12 के फैक्टर्स 1 2 3 4 6 12। उसमें से प्राइम नंबर 2 and 3। 12 के प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर्स 2 and 3। उसमें से हाईएस्ट 3, ओके। एंड F13, तो 13 के फैक्टर 1 13 था, उसमें से प्राइम 13 और हाईएस्ट एक ही है, ओके। तो रेंज क्या हुई? देयरफॉर रेंज ऑफ फंक्शन यानी आंसर का सेट, तो पहला नंबर 3 होता है 3। चलो उसके बाद 5 11 एंड 13। सो रेंज ऑफ फंक्शन होगा 3 5 11 एंड 13। दैट्स इट।